बंगाल के एक बंद पड़े कमरे के अंदर एक शख्स को किडनैप कर एक कुर्सी पर बैठाया जाता है। जो लड़का है वो भागने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन आसपास 4 से 5 लड़के पहले से ही खड़े थे और उसे किसी भी तरीके से मारना चाहते थे। उसी गैंग में से एक लड़का सामने आता है, उसकी जेब से वो फोन निकालता है और कहता है कि क्या इस लड़की को तुम जानते हो? ये तुम्हारी मंगेतर है, नाम है प्रियंका, तुम इससे क्या शादी करने वाले हो? किडनैप हुआ शख्स कहता है कि हां, मैं उस लड़की से शादी करने वाला हूं। आपको किस बात की तकलीफ है और आप क्यों इस लड़की का नाम लेकर मुझसे मार पिटाई कर रहे हो? जो सामने खड़ा शख्स था वो फोन उठाकर फेंक देता है, चॉपर निकालता है और दोनों हाथों को काट देता है। इसके बाद जो कटे हुए हाथ के साथ जो बॉडी थी वो उसे नीचे लिटा दिया जाता है और पूरे फर्श पर खून ही खून था। इसके बाद वो अपने साथी से कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूं, तुम अब इसके दोनों टांगों को काट दो। अब जो दोस्त थे जो किडनैपर्स के, वो पेट पर एक पैर रखते हैं और तलवार से उसकी जांग को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जांग कटती नहीं है, अधकटी रह जाती है। और क्योंकि दोस्तों को दिखाना था कि मैं एक अच्छा हत्यारा हूं, मैं लोगों को मार सकता हूं, उस जांग को पकड़कर उखाड़ देता है। एक जांग को उखाड़ता है, दूसरे जांग के साथ भी कुछ इसी तरीके से क्रूरता के साथ उसका दूसरा जांग भी फाड़ दिया जाता है। उसके शरीर से पूरे घर पर, पूरे कमरे पर सिर्फ और सिर्फ खून ही था और जांग को उठाकर वो एक कमरे के कोने में फेंक देता है। जांग जाकर दीवार पर टकराती है और वहां पर भी खून के छींटे लग जाते हैं। इसके बाद जो शख्स था जिसने उसके पॉकेट से फोन निकाला, उसका गला काट देता है। गला काटने के बाद बालों से उसके सिर को पकड़ता है और गुस्से में तमाम तरीकों से उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारता रहता है और कहता है कि तुम प्रियंका से क्यों शादी करोगे, कैसे शादी करोगे? प्रियंका सिर्फ मेरी है। ये जो किडनैपर्स थे, इन्हें एक मंगेतर से दिक्कत हो रही थी और जिस शख्स को काटा पीटा जा रहा था और जो 4-5 लड़के सामने खड़े होकर ये सारा काम कर रहे थे, ये इन्हें खुशी मिल रही थी कि हम लाश के साथ खेल रहे हैं। किसी जानवर की तरह, किसी कसाई की तरह एक इंसानी बॉडी को काट रहे थे जब वो इंसान जिंदा था, रहम की भीख मांग रहा था और वो समझना चाह रहा था कि जो लड़के हैं, इस लड़की का नाम लेकर, जो उसकी बीवी होने वाली, जो मंगेतर जो उसकी है, उसका नाम लेकर क्यों मार रहे हैं। और यहां तक कि ये जो कातिल हैं, ये जो लड़के की जो सिर को साइकिल के सामने एक बास्केट होता है, रात की 2 से 2:30 बजे के तकरीबन समय रहा होगा, उस कैबिन में या कहें जो साइकिल के सामने जो टुकड़ी होती है, वहां पर सर रख कर साइकिल चलाते हुए मोहल्ले में घूमते हैं और फिर जाकर इस बॉडी को, इस सर को ठिकाने लगाने की कोशिश होती है। और इस पूरी कवायद में पुलिस चाहकर भी किडनैपर्स तक नहीं पहुंच पा रही थी। परिवार को भी नहीं पता था कि जो उनका बेटा घर से बाहर गया है वह कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि देर रात उन्हीं के घर के बगल वाले कुछ ही घर से कुछ दूरी पर ही एक बच्चों ने, मतलब या जो 4-5 जो यंगस्टर्स थे, उन्होंने इस क्रूरता के साथ एक घर के बेटे को इतनी दर्दनाक मौत दी। वो भी इसलिए क्योंकि प्रियंका नाम की एक लड़की है जिससे उस गैंग का लीडर मोहब्बत करता था और इस मोहब्बत में उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो लड़का कहीं और शादी कैसे कर सकता है। और इस लड़के को किडनैप कैसे किया गया, बंगाल के अंदर ये जो कहानी है, जो केस स्टडी है, इस केस स्टडी में जो कातिल हैं उन्हें फांसी की सजा भी मिल जाती है, लेकिन कोर्ट में अभी भी एक केस पेंडिंग है। और जब कोर्ट में एक केस जाता है तब पहली बार ऐसी ऐसी जानकारियां सामने आती हैं कि खुद जज साहब भी हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी और पुलिस से बहुत बड़ा सबूत छूट चुका था और हो सकता था ये कातिल बच भी जाए। क्या है अंदर की कहानी, चलिए जानते हैं डिकोडिंग क्राइम के जरिए।
तो ये जो पूरी वारदात है ये कोलकाता के हुगली से सामने आई और इस केस स्टडी को आज डिकोडिंग क्राइम में बताने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना, आपने एक छोटा सा अंश सुना होगा जो दीपक ने शुरुआत में बताया कि किस तरह से मर्डर किया जाता है, उसकी डेड बॉडी के साथ खेला जाता है। वो जो लड़का है उसकी बॉडी को इतनी बुरी तरीके से एक तो मर्डर किया गया, फिर उसकी लाश के टुकड़ों के साथ खेला गया, उसके सिरमुंड के साथ खेला गया और जब कोर्ट में मामला जाता है तो फांसी तो दी जाती है, लेकिन आज भी जो ये हत्यारे हैं, जो साथ के साथ आरोपी हैं, ये मुफ्त में जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं, बड़े ही आराम से सांस ले रहे हैं ये लोग अभी भी। जिस लड़के को इन्होंने मारा उसके परिवार का सोचिए और फिर सोचिए कि जो ये सातों लोग हैं जिन्होंने उसके हाथ काटे, उसका पैर काटा, उसका गला काटा, यहाँ तक कि उसकी अंतड़ियाँ निकालने की कोशिश भी की, ये सारे लड़के, सारे जो कातिल हैं ये आज भी सांस ले रहे हैं, ये आज भी जिंदा है। अगर इस केस की शुरुआत करूँ और इस केस स्टडी को समझाने की आपको कोशिश करूँ तो दरअसल बात है 11 अक्टूबर साल 2020 की। हुगली का इलाका था, वहाँ पर एक दुर्गा मंदिर पड़ता है, उसी के पास दो लड़के खड़े हुए थे जिसमें से एक का नाम था विष्णु माल और दूसरे का नाम था अनिर्बान। ये दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे कि तभी एक रोड की साइड से एक बाइक पर दो लड़के बैठे हुए आते हैं। वो बाइक रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों में से विष्णु कौन है। अब जो साथ में अनिर्बान खड़ा था वो बोलता है कि विष्णु भैया ये हैं, इशारा करता है विष्णु की तरफ। इसके बाद बाइक पर जो लड़के बैठे थे उनमें से जो सामने बैठा था जिसका नाम था विशाल, वो विष्णु को इशारा करके बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम प्रियंका से शादी करने वाले हो। इस पर विष्णु को लगता है कि शायद जो शख्स बोल रहा है या शायद जो आदमी उससे बातचीत कर रहा है शायद वो उसे जानता है, उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। वो बोलता है हाँ मैं प्रियंका से शादी करने वाला हूँ। इस पर पीछे बैठा, बाइक पर पीछे बैठा हुआ था विप्लव, वो बोलता है कि ठीक है तुम्हें प्रियंका दीदी बुला रही है, चलो बाइक पर बैठो, उनसे मिलने जाना है। इस पर विष्णु को लगता है कि अगर प्रियंका को बुलाना होगा, प्रियंका उसकी मंगेतर है, तो डायरेक्ट कॉल कर देगी, मैसेज कर देगी, किसी दूसरे व्यक्ति को या बाइक पर दो लोगों को क्यों भेजेगी। इस पर विष्णु बोलता है कि आप मुझे बताइए कहाँ पर जाना है, मैं पहुँच जाऊँगा और मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। इतने पर ही जो पीछे बैठा विप्लव था, बाइक पर जो पीछे बैठा था, वो अपने पॉकेट से गन निकालता है, उसके माथे पर लगाता है और बोलता है फटाफट बाइक पर बैठ जा, तुझे प्रियंका बुला रही है। अब विष्णु को कुछ समझ नहीं आता, धमकी दी जाती है, गन लगी होती है, तो वो बैठ जाता है। बाइक सीधे चलती है और पहुंच जाती है एक, वहीं पर आसपास एक कॉलोनी पड़ती है जिसमें मकान नंबर 70 बना हुआ है। उस मकान नंबर में बाइक जाकर रुकती है और वहां से विष्णु को उतारा जाता है। अब जैसे ही बाइक रुकती है, डोरबेल बजाई जाती है, तो अंदर से जो कमरे, जो घर बना हुआ था उसके अंदर से आवाज़ आती है, तुम लोग आ गए, मुर्गी ले आए क्या। अब इतने पर जैसे दरवाज़ा खुलता है तो जो शख्स अंदर मौजूद थे, अंदर 3 लड़के और मौजूद थे, तो वो दरवाज़ा खोलते हैं, बोलते हैं अरे भैया तुम ये क्या ले आए। यानी वो विशाल और विप्लव को बोलते हैं कि बाइक पर तुम ये क्या लेके आए, हमने तो तुम्हें मुर्गी लाने भेजा था। इस पर विशाल और विप्लव की तरफ से कहा जाता है कि यही मुर्गी है, आज हम इसी का प्रोग्राम करेंगे। अब विष्णु को एक तौर पर किडनैप कर लिया गया था, उसको किडनैप करके अंदर ले जाया गया और कुर्सी से बांधकर रख दिया गया। अब इधर होता क्या है, क्योंकि अनिर्बान ने सारी चीज़ें देखी थी, जो विष्णु के साथ खड़ा हुआ था उसने सारी चीज़ें देखी और वो फ़ौरन प्रियंका को कॉल करता है। प्रियंका कौन है? प्रियंका उसकी गर्लफ्रेंड विष्णु की और उसकी मंगेतर। उसको कॉल करता है और बोलता है भाभी जो विष्णु है उनको कुछ लोग हैं उठा कर ले गए, हम दोनों बातचीत कर रहे थे, अचानक से कोई आया और बोले आपने बुलाया है, उसको उठाकर ले गए, आप कुछ मदद कीजिए। इस पर प्रियंका रिप्लाई क्या देती है, गौर से सुनिएगा। प्रियंका रिप्लाई देती है, बोलती है अगर विष्णु को कोई उठाकर ले गया तो मैं क्या करूं, ये वो जाने या फिर उसके परिवार को इन्फॉर्म कर दो। सोचो एक मंगेतर है जिसके किसी ने घबराते घबराते कॉल किया, बोला कि तुम्हारा होने वाला पति उसे कोई किडनैप करके ले गया है, उसके माथे पर बंदूक लगाई थी, और इस पर सामने वाली जो लड़की है वो इस तरह से जवाब दे रही है। अब यहाँ तक होने के बाद जो अनिर्बान है उसे कुछ समझ नहीं आता, वो भागा भागा जाता है विष्णु के घर। लेकिन दूसरी तरफ स्टोरी क्या होती है, दूसरी तरफ जो विष्णु को किडनैप कर ले गए थे वहाँ होता क्या है, तो जिस मकान नंबर में विष्णु को रखा गया वहाँ उससे बोला जाता है कि तू अपना फ़ोन निकाल और फ़ोन में तेरी प्रियंका के साथ जितनी भी फ़ोटो हैं वो सारी हमारे फ़ोन पर सेंड कर दे। अब इन सभी किरदारों में जो टोटल लड़के थे, अगर मैं बताऊं जो किडनैपर्स थे, वो टोटल 7 लोग थे वहाँ पर, और 7 में से जो सबसे अहम है उसका नाम आप याद रखें विशाल, और उसका जो दूसरा सेकेंड हैंड है वो है विप्लव। अब विशाल जो है वो फ़ोन निकालता है अपना और बोलता है कि देख विष्णु, तुम्हारे पास जितनी भी फ़ोटो है प्रियंका की, जो भी तुम्हारे पर्सनल जो भी पिक्चर्स होंगी वो सारी तुम मेरे फ़ोन पर सेंड करो। इस पर विष्णु मना करता है, वो बोलता है भैया आप लोग हैं कौन, मुझे बताइए, मैं अपनी माँ की दवाई लेने के लिए निकला था, वो बीमार है, मैं उनकी दवाई लेने आया था और आप लोगों ने मुझे बीच रास्ते से उठा लिया। कम से कम मुझे ये तो बताइए कि मेरा कसूर क्या है और प्रियंका से आपका क्या लेना देना है, प्रियंका आपको कैसे जानती है। इस पर जो विशाल वहाँ पर मौजूद था वो बोलता है सीधे मुँह तू बात नहीं सुन रहा, मैं तुझसे शराफत से बात कर रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा, फटाफट जो
भी पिक्चर्स है वो मेरे हवाले कर। अब विष्णु जो है, क्योंकि कोई भी शख्स वो नहीं समझ पा रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड क्या उसकी मंगेतर की तस्वीरें क्यों मांग रहा है, इस पर वो सीधे तौर पर बोलता है कि आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं, मुझे रीज़न बताइए। तभी विशाल बोलता है कि विप्लव जाकर वहाँ से चॉपर ले आ जो हम नया नया खरीद कर लाए हैं। अब चॉपर लेकर आया जाता है, चॉपर से विष्णु को डराने की कोशिश की जाती है, उससे तस्वीरें मांगने की कोशिश की जाती है और विष्णु अपना फ़ोन निकालता भी है, उसका लॉक भी खुलवाया जाता है क्योंकि उसको रस्सियों से बांधा हुआ था। और लॉक खुलवाने के बाद बोलते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं फटाफट हमें सेंड कर, और एक तरह से प्रोसेस शुरू होता है और वहाँ पर उससे बोला जाता है, एक थप्पड़ भी लगाया जाता है और बोला जाता है विष्णु से कि तुझे प्रियंका से प्यार हो गया, तू प्रियंका से शादी करना चाहता है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। इस पर विष्णु बार बार सिर्फ हाथ जोड़कर इतना ही बोल रहा था कि आप मुझे छोड़ दो, आपको जो करना है कर लो, आपको तस्वीर चाहिए आप ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरी माँ इंतज़ार कर रही है, मेरे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे मेरी माँ के लिए दवाई ले जानी थी। अब होता क्या है कि फ़ौरन विष्णु को मारा जाता है, उसको एक तरीके से उसको मारा पीटा जाता है और उसको बिल्कुल जैसे उन लोगों ने बाहर एक कमेंट किया था कि आज हम ये मुर्गी लाए हैं, आज हम इसका प्रोग्राम करेंगे, वो कुछ ऐसा ही मंजर अंदर बना देते हैं। अब होता ये है कि विशाल और विष्णु दोनों गुस्सा होते हैं, माफ़ करिएगा, विशाल और विप्लव दोनों गुस्सा होते हैं और विष्णु को लगातार वो चांटे पर चांटे मारते रहते हैं। और इसके बाद बोला जाता है कि जो सब्भल हम लेकर आए थे वो भी लेकर आओ। अब इसके बाद विप्लव सब्भल लेकर आता है और सब्भल से विष्णु के पैरों पर अटैक किया जाता है। विष्णु को कुर्सी पर बिठा रखा था, उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और पैर पर सब्भल से लगातार वार किए जाते हैं, जिससे जो विष्णु है उसके पैर से खून भी आने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वहाँ पर उसे गालियाँ भी दी जाती हैं भद्दी भद्दी, और इसके बाद बोलते हैं कि अब इसका काम तमाम करना पड़ेगा। इसके बाद विष्णु को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो बार बार बोलता है कि आप मुझे छोड़ दो, आपको प्रियंका चाहिए, आपको जो करना है आप कर लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरी माँ इंतज़ार करिए। लेकिन उसके बाद भी जो हत्यारे हैं, जो कातिल हैं, जिनके सिर पर खून सवार था, रुकते नहीं हैं। ये फ़ौरन इनके गले में एक गमछा पड़ा होता है विशाल के, वो निकालता है, वो विष्णु के गले में डालता है और उसको बांध देता है और दूसरी तरफ से अपने दोस्तों से कहता है कि इसे खींचो, और एक साइड से खुद खींचता है और ये लोग लगातार उस गमछे को खींचते रहते हैं, उसका गला दबाते रहते हैं, चोक करते रहते हैं। और अचानक से होता ये है कि जो सांसें हैं वो उखड़ने लग जाती हैं विष्णु की और वो एक तरह से बेसुध हो जाता है। बेसुध हो जाने के बाद, या यूँ समझिए कि जब सांसें उखड़ने लगी थी, वो मौत के करीब था, तभी लात मारकर उसे नीचे गिराया जाता है, उसके हाथ पैर खोल दिए जाते हैं। अब वो बेसुध था, हल्की हल्की उसके सांसें कुछ हद तक बची थी, उसको नीचे लिटा दिया जाता है और फिर ये लोग अपना घिनौना काम शुरू करते हैं। अब इसके बाद ये चॉपर से, जो विशाल था, जो अहम किरदार है, जो एक मास्टरमाइंड है, जो इतना शातिर क्रिमिनल है, वो फ़ौरन चॉपर लेता है और चॉपर से दोनों हाथ जो विष्णु के थे उन्हें काट देता है। और काटते ही पूरा जो कमरा था, जिस जगह पर किडनैप करके रखा गया था, वहाँ पूरा खून फैल जाता है और तो जो दीवार थी उन पर छींटें लग जाती हैं, जो मांस के लुथड़े थे वो कट कर गिरने लगते हैं और हाथ को काट कर फेंक कर ये हाथों को फेंक देता है। अब पूरा ये खून से लथपथ हो चुका था क्योंकि चॉपर से इसने हाथ काटे थे। और फिर ये बोलता है अपने दोस्तों से, जो वहाँ पर बाकी 6 लड़के मौजूद थे, उनसे कहता है कि सारा काम मैं करूँगा, हमने मिलकर प्लानिंग की थी ना, अब आगे का काम तुम्हारा है। इस पर बाकी के जो लड़के हैं वो तलवार लेकर आते हैं और विष्णु के पैरों को काटने की कोशिश करते हैं। वो पैर पर तलवार चला रहे होते हैं, लेकिन पैर की चर्बी बहुत मोटी होती है, पैर कटते भी नहीं उस तलवार से। तो ये सोचिए आप, इनकी मानसिकता देखिए, कितने ज़्यादा नीच हैं ये लोग कि उसमें से कुछ लड़के विष्णु के पेट के हिस्से पर चढ़ जाते हैं और 2 लोग उसके पैर को खींचते हैं, उसकी जांघ को खींचते हैं और उसे उखाड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक काट दिया था और जितना लुथड़ा छिपका रह गया था उन्हें उखाड़ने की कोशिश करते हैं और पैरों को उखाड़ लिया जाता है। पैर उखाड़ने के बाद ये उस पैरों को अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं और खूब ज़ोर से हंसते हैं। अब इसके बाद जो विशाल था वो बोलता है कि तुम लोगों ने अपना काम कर दिया, लेकिन इस लड़के को आखिरी मौत मैं ही दूंगा। और इसके लिए वो फिर से चॉपर उठाता है और इसके बाद वो सबसे घिनौना काम करता है, वो विष्णु के धड़ को उसके सिर से अलग कर देता है। अब वो विष्णु का सिर काटता है उस चॉपर से और सिर काटने के बाद जो खून बहता है, वो मंजर इतना खौफनाक था कि आप सोचिए कि जब वो केस कोर्ट में गया तो जो वहाँ पर लोग मौजूद थे वो हक्का बक्का रह गए कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। जब खून बहता है, उस खून को वो निहारता है, वो हंसता है और फिर बोलता है कि अब कर ले तू प्रियंका से शादी। इसके बाद वो उसके बाल पकड़ता है, उसका जो सिर कटा हुआ सिर था, सोचिए उसको वो हाथों से पकड़ता है और फिर उस पर थप्पड़ मारता है। इतना ज़्यादा उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था, वो बार बार थप्पड़ मारता है और बोलता है अब तू करके दिखा प्रियंका से शादी, मैं देखता हूँ तू प्रियंका से शादी कैसे करता है। इतनी ज़्यादा थप्पड़ मारने के बाद वो जो एक तरीके से जो सिरमुंड था उसके साथ वो पैरों से खेलते हैं। आप सोचिए उसको फुटबॉल बनाकर खेलते हैं और फिर वो फेंक देते हैं। अब यहाँ तक सारी चीज़ें हो जाने के बाद करीब रात के बज चुके थे 1।
इस पर जो विशाल है वो बोलता है कि हमने घोष को बुलाया था। घोष का पूरा नाम है मिंटू घोष। हमने उसको बुलाया था, वो अब तक आए क्यों नहीं, लाश तो उसे ही ठिकाने लगानी है। अब इसके बाद घोष का वेट किया जाता है। आधे घंटे बाद घोष वहाँ पर पहुँचता है। अब घोष जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है पूरे एरिया में खून ही खून फैला हुआ है, लेकिन उसको बाहर ही रोक लिया जाता है। वो प्रॉपर कमरे में घुस नहीं पाता। अब इधर विशाल अपने दोस्तों से कहता है, जो उसके बाकी 6 साथी थे, उनसे बोलता है कि देखो जो लाश है वो टुकड़ों में बटी हुई है, पूरी तरह से बॉडी फैली हुई है, खून फैला हुआ है, फ़ौरन इसको ठिकाने लगाने का प्लान बनाओ। अब होता ये है कि ये लोग पहले से ही बोरियां, प्लास्टिक, नायलॉन की रस्सी सब कुछ खरीद कर लाए थे, तो उसी के तहत उन बोरियों में, प्लास्टिक की थैलियों में एक एक चीज़ को पैक किया जाता है। सबसे पहले विष्णु के हाथ पैक करके बोरी में भरे जाते हैं, एक बोरी में, दूसरी बोरी में पैर पैक किए जाते हैं और तीसरा बच जाता है सिर। अब ऐसे करके जब ये टुकड़ों को और धड़ को, हर चीज़ों को पैक कर लेते हैं, जो खून रिस रहा था उन पन्नियों से, यहाँ तक कि जो बोरियां थी जूट की, उनसे भी खून पूरा रिस रहा था, तो इन्होंने 3-4 लेयरिंग की ताकि किसी को पता ना चले। अब पैकिंग करने के बाद जितने लोग थे वो एक एक करके उस कमरे की सफाई करना शुरू करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो खून के छींटे हैं वो मिट जाएं। लेकिन आप सोचिए, इतनी बुरी तरीके से किसी का मर्डर किया है, इतनी ज़्यादा विभत्सता वहाँ पे हुई है, तो जो निशान हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिटते और वो निशान रह जाते हैं, जो बाद में पुलिस के और फॉरेंसिक टीम के काम आते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब मिंटू को ये लोग अंदर बुलाते हैं तो मिंटू पूछता भी है कि भैया इस बोरी में क्या है, इस बोरी में से मुझे कुछ खून दिख रहा है, आप लोगों ने कुछ गलत किया है क्या? सीधे तौर पर विशाल मिंटू से बोलता है, तुझे जितना कहना है उतना काम कर, तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले 5000 और फटाफट इन लाशों को ठिकाने लगा। अब इसके बाद होता यह है कि मिंटू को एक बोरी दी जाती है और उसे कहा जाता है कि जो आगे एक जगह पड़ती है, एक नाला पड़ता है, वहाँ जा और वहाँ से आगे जाओगे तो एक नदी पड़ेगी, उस नदी में जाकर इस लाश को फेंक दो। अब एक टुकड़ा मिंटू को दिया जाता है, वो सबसे पहले निकलता है, करीब 1:30-2 बजे के आसपास वो निकलता है अपने बाइक पर उस बोरे को रखकर, और उस बोरे को ले जाकर उस नदी में बताता है। एग्जैक्टली विशाल ने पूरी लोकेशन बताई थी कि नदी के साउथ दिशा में तुम फेंकोगे और उत्तर की दिशा में तुम फेंकोगे। तो ठीक इसी तरीके से जो मिंटू है वो निकलता है और नदी में जाकर उस लाश को फेंक देता है। इसके बाद दूसरा जो चीज़ थी, यानी दूसरे जो पैर बचे हुए थे उनको लिया जाता है बोरी में, और फिर जो बाकी के दोस्त थे, यानी विप्लव था और उसके साथ एक रंथनी करके एक दोस्त था, वो निकलते हैं, वो ले जाकर उत्तर की दिशा में उस नदी में उसको फेंकते हैं, और फिर जो धड़ का हिस्सा था उसको भी इसी तरह से ठिकाने लगाया जाता है। अब आखिरी बचता है जो सिरमुंड था, यानी कि जो बचा हुआ था। अब इस पर सोचिए, जो सिरमुंड था, विशाल बोल सकता था कि तुम जाकर इसे ठिकाने लगा दो, लेकिन उसके अंदर इतनी नफरत भरी थी, इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो सिरमुंड को उस पन्नी में खुद ही हाथों से पैक करता है, और उसको करते हुए मुस्कुरा भी रहा होता है, और फिर पॉलीथीन में पैक करके, बोरी में पैक करके वो साइकिल की बास्केट में उस नरमुंड को रखता है और सीधे तौर पे आधी रात को निकल जाता है। अब निकलने के बाद रास्ते में पड़ता है एक नाला, और उसी नाले में जाकर वो उस सिरमुंड को फेंक देता है, यानी विशाल का जो कटा हुआ सिर था उसको उस नाले में फेंक देता है। और फेंकने के बाद हंसता है, मुस्कुराता है, वापस घर आता है और अपने दोस्तों से कहता है कि अच्छे तरीके से जो तुम लोगों ने लाश ठिकाने लगाई है, सब कुछ तुमने कर दिया है, अब कोशिश करो जो हथियार हमने यूज़ किए, जो जगह है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दो। लेकिन ये कितनी भी कोशिश कर ले, ना हथियार ठीक से साफ़ हो पाते हैं, ना ही वो जगह साफ़ हो पाती है, और ऐसे कई सारी जो चीज़ें हैं, जो सबूत हैं, वो पीछे छूटते चले जाते हैं। अब इतना सब हो जाने के बाद एक एक करके जब मोटरसाइकिल के ज़रिए, साइकिल के ज़रिए लाश को ठिकाने लगा देते हैं, तो चैन की सांस लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। अब एक तरफ ये मर्डर हो गया, दूसरी तरफ जो अनिर्बान था, क्योंकि उसने प्रियंका को कॉल किया था, प्रियंका की तरफ से उसे सेटिस्फाई जवाब नहीं मिला। प्रियंका बोल देती है जाकर उसके परिवार को बताऊं, मैं क्या करूं। तो अनिर्बान भागा भागा परिवार के पास जाता है, उनके पिता को बताता है। पिता बोलते हैं कौन 2 लोग थे, क्या तुम जानते हो? तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब पिता इधर जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं आधी रात को, एक तरफ बच्चे का मर्डर हो गया, लाश भी ठिकाने लग रही है, दूसरी तरफ पिता जब वहां पहुंचते हैं, माफ़ करिएगा, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं, बोलते हैं उनका बेटा है, काफ़ी समय हो गया, सुबह से गया हुआ, अब तक लौटा नहीं, और उसका दोस्त बता रहा है कि उसे शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। अब पुलिस भी जब इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करती है तो सबसे पहले पुलिस पहुंच जाती है अनिर्बान के पास। अनिर्बान से तहकीकात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पुलिस को लगा एक शख्स जिसने लाइव किडनैपिंग देखी है, एक शख्स जिसने हो सकता है उन कातिलों का या उन लोगों का चेहरा देखा होगा, तो अनिर्बान से पूछताछ करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको बुलाया जाता है और उससे सिरे से पूछताछ की जाती है। उससे सबसे पहले पुलिस सवाल पूछती है कि तुमने क्या देखा, क्या मंजर देखा, और क्या तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया था जिससे किडनैपिंग हुई। अब आगे आप समझिए, आपने एक चीज़ तो समझ ली कि मर्डर कैसे किया गया, किस तरह से किडनैपिंग की गई, और मर्डर का रीज़न क्या था, आखिर कत्ल क्यों किया गया, और कैसे पुलिस इस केस को सुलझाती है, और किस तरीके से जब कोर्ट में मामला जाता है और कोर्ट में जब फांसी की सज़ा दी जाती है, उसके बाद ये केस आखिर पेंडिंग कैसे है, क्या उसके पीछे का रीज़न है, किस तरह से तफ्तीश होती है, आप वो भी समझिए।
पुलिस ऑफिसर जब पूछते हैं कि ये बताओ तुमने गाड़ी का नंबर क्या था, अच्छी तरीके से बताना कि अगर तुम्हारी एक भी गलत जवाब इस पूरे केस को मोड़ सकता है। वो कहता है कि सर घबराने की जरूरत नहीं, जब वो मेरे दोस्त को लेकर भाग रहे थे तब मैंने फौरन ही अपने एक डायरी पर नोट डाउन कर लिया था। वो कहता है, मैं एग्जैक्ट आपको नंबर बता ही देता हूं, WB-18D-3986 ये गाड़ी का नंबर था। और कह रहे थे कि इसी गाड़ी में वो बीच में कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर मेरे दोस्त को लेकर चले जाते हैं। पहली बार पुलिस के सामने एक ऐसा सिरा था जिसे पकड़कर इस केस को सुलझाया जा सकता था। पुलिस फौरन ही इस नंबर को एक तरीके से कहती कि इस नंबर पर आरटीओ में जाके पता करो किसका एड्रेस कहाँ है, किसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है, और यहां से केस पर काम करना शुरू होता है। दूसरा जो सिरा था वो था गर्लफ्रेंड प्रियंका का। प्रियंका की जब थाने बुलाया जाता, प्रियंका कहती कि मुझे नहीं पता कि कौन लेकर गया, क्या चीजें हैं, लेकिन प्रियंका की जो कॉल डिटेल्स थी वो निकाली जाती, खंगाली जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी अब तक ठीक ठाक पता नहीं लग पाया था। हाँ, कुछ नंबर थे जिस पर वो लगातार बातचीत किया करती थी। अब यहाँ पर जब प्रियंका को लगातार थाने बुलाया जा रहा है, उसके दोस्तों को बुलाया जा रहा है, माँ बाप भी थाने पहुंच रहे हैं, तो अब जब जो कॉल डिटेल थी उसमें जब पता लगा जाए कि ये जो एक दो खास नंबर है जिससे बार बार कॉल आ रहा है, ये कौन लोग और इसे क्यों इतनी ज्यादा बातचीत हो रही है। प्रियंका को जब थाने में बैठाकर पूछा गया तो प्रियंका टूट जाती है। वो कहती कि सर, जिस नंबर से आप पूछ रहे हैं कि मैं किससे बातचीत करती थी, आपको जिस पर शक है उसका नाम विशाल है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, और अक्सर 2016 की बात है, उसे जेल भेज दिया गया था, लेकिन वो हाल ही में 2020 में ही जेल से बाहर आया है, तब से मुझे वो परेशान करने लगा है। अब क्योंकि जो प्रियंका जिस नंबर से बातचीत कर रही थी उसमें भी विशाल का नाम आता है, जो गाड़ी का जो नंबर रजिस्टर्ड था वो भी विशाल के नाम पर था। मतलब अब पुलिस के सामने बहुत हद तक पिक्चर साफ हो चुकी थी कि कॉल करने वाला, किडनैपिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ही शख्स है और उसका नाम विशाल है। विशाल का नाम आ चुका था, अब बारी थी उसके घर के एड्रेस या कहें उसका पता करने की। और यहां पर जब पुलिस उसके घर पर पहुंचती है, मैं जो इंस्पेक्टर तमल हैं वो उनके घर पर पहुंचते हैं अपने कांस्टेबल्स के साथ, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, जैसे ही नॉक करते हैं एक महिला सामने आती है और पूछा जाता है कि क्या विशाल घर पर है। माँ कहती है कि विशाल तो पिछले कुछ दिनों से घर पर ही नहीं आया है, वो तो घर पर है ही नहीं। पुलिस को लगता है कि माँ इतनी भोली थोड़ी होगी कि जो सच्ची बता देगी। फौरन पूछते ही वो कमरे के अंदर या कहें उस घर के अंदर ताका झाकी करती है, पता लगता है कि आंगन में एक बाइक खड़ी है। कांस्टेबल्स को बोला जाता है कि जाके उठा के देखो कौन सा नंबर है, क्या है। ये वही नंबर प्लेट में जो नंबर लिखे गए थे जो पुलिस को बताया गया था। मतलब किडनैपिंग करने के बाद जो भी कुछ हुआ हो, बाइक को दोबारा घर पर लाया गया था, और ये जो माँ है पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रही है और पुलिस से लगातार झूठ बोल रही है। अब क्योंकि पुलिस के पास एक फोन नंबर था, पुलिस के पास विशाल का एक हुलिया भी आ चुका था कि वो दिखता कैसा है, बारी थी कि जिस तरीके से प्रियंका ने बताया कि वो जेल जा चुका था 2016 में, तो उसकी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड हिस्ट्री थी वो पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। उसके दोस्त कौन कौन थे वो भी पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। तभी अब मुखबिरों को लगा दिया गया था कॉल डिटेल्स के जरिए, उसके जो फोन कहां पर है, किस जगह पर वो इस वक्त मौजूद है, वो सारी चीजें पता लगाने की कोशिश की जा रही थी ये टेक्निकल के जरिए। अब जो ह्यूमन इंटेल था, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस से कहने का मतलब जो मुखबिर हैं, जो लोग मदद कर रहे थे पुलिस की, उसमें क्या पता लगता है कि उसके दो दोस्त हैं, नाम है उनका कृष्ण मंडल और राजकुमार। विशाल के ये दो दोस्त हैं जो उसके जेल जाने से पहले से ही उसके साथ अक्सर क्रिमिनल जो काम होते हैं उस पर आसपास मदद किया करते थे। और हाल ही में ये जो कृष्ण मंडल है और राजकुमार है, इन्होंने एक नया घर लिया था। पुराने मोहल्ले में पहले घर था, उसको छोड़कर हाल ही में उन्होंने एक नया घर लिया। अब घर पर जाकर किसी से अचानक से पूछताछ करना, घर पर होंगे कि नहीं होंगे, पुलिस इंतजार करती है। इस पूरे कवायद में पुलिस को लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं, और जब
जो कृष्ण मंडल है और राजकुमार है, ये सब्जी बेचने के लिए जब उस घर से निकलते हैं, पुलिस आकर उनका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि चलो अंदर चलो, हमें कुछ बातचीत करनी है, खास बातचीत करनी है और तुम्हारे से बहुत सारी जानकारियां जुटानी हैं। अब जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब उनसे पूछताछ की गई तो वो कहते कि नहीं नहीं, हमारे घर पे कुछ नहीं है, हमारे घर पे आपने गलत इंसान को पकड़ लिया। तो पुलिस उस घर, नए वाले घर पर भी जाती है और छानबीन करना शुरू करती है। एक एक कमरे की तलाशी अभियान शुरू किया जाता है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। पता क्या लगता है कि जिस कमरे में बैठाकर विशाल ने मौत के घाट उतारा था, तांडव रचा था, वहां पर खून से सने कपड़े, दीवारों पर खून के छींटे, मांस के लोथरे अभी भी चिपके हुए थे। एक ऐसा कमरा जहां पर लाश के साथ खेला गया हो, जहां पे जो नरमुंड होता है उसके साथ फुटबॉल जैसी कमरे में एक दूसरे को लोग पास ऑन कर रहे थे, कि खेल रहे थे। उस कमरे में तमाम कोशिशों के बाद भी उस सबूतों को वो नहीं मिटा पाए। अब कृष्ण और राजकुमार दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। अब पुलिस अच्छे तरीके से उनसे पूछताछ करती है और पूछती है कि जरा बताओ ये सारी चीजें क्या हैं और ये कब से हो रहा है ये सारा काम। वो कहते हैं कि सर हमें नहीं पता। पुलिस फिर से पूछती है गुस्से में कि देखो, हमें अपना तरीका इस्तेमाल करने पे मजबूर मत करो, जो सच है बता दो। कृष्णा कहता है कि देखिए सर, मुझे कुछ नहीं पता। विशाल एक रोज मेरे घर पर आया था और वो मुझे कह रहा था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड प्रियंका है वो मेरी एक्स बन चुकी है, वो किसी और लड़की के साथ शादी करने वाली है, हमें उस लड़की को ठिकाने लगाना पड़ेगा, बस मुझे इतना ही पता है। अब यहां पर कृष्णा का ट्रीटमेंट चल ही रहा है पुलिस के द्वारा। राजकुमार जो दूसरा दोस्त था, जैसे ही पुलिस उसका कॉलर पकड़ती है, वो कहते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं पता, कृष्णा और ये जो विशाल है इन दोनों का ही सारा गेम प्लान है, मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि इन्होंने उस कमरे में एक इंसान की जान ली है। अब इतना सुनते ही राजकुमार और कृष्णा को दोनों को बैठाया जाता है और पूछा जाता है कि अब देखो, अपने दोस्तों का नाम बता दो जो जो लोग वहां पर मौजूद थे। अब कहानी अब ये भी पूछी जाती है कि तुम्हें ये जो सारी चीजें हैं, हथियार कहां से मिल गए, कैसे तुमने इतना हत्या की प्लानिंग कर ली। तो उसने कहा कि देखिए सर, क्योंकि जो प्लान तो बन चुका था कि दोस्त की गर्लफ्रेंड जो है वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है, तो इसलिए हमने सोचा कि उस लड़के को हटाने के लिए एक चॉपर खरीदने की जरूरत है। अब इसके लिए हम गए बुचड़ खाने, जहां पर बकरियों को काटा जाता है। हमने उस बुचड़ खाने वाले से बोला कि हमें एक चॉपर चाहिए। पुलिस ने पूछा कि चॉपर देना किसी भी आम नागरिक को इतना आसान बात तो होता नहीं है, उसने तुम्हें इतनी आसानी से दे दिया। तो जो कृष्णा है वो ये कहता है कि विशाल ने कहा कि वो मुर्गी ले आया है और मुर्गी को काटने के लिए उसे चॉपर चाहिए, क्योंकि अब वो बाहर का नहीं खाना खाना चाहता, अब वो खुद घर में काट कर मुर्गी को खाना चाहता है। अब चॉपर था वो 250 रुपए का एक पुराना चॉपर दे दिया गया मार्केट से। उसके बाद वो नायलॉन की रस्सी, तमाम जो तरीके होते कपड़े वो सारे खरीदे गए, ताकि किडनैपिंग के बाद अच्छी तरीके से मारा जा सके और उसे पैक किया जा सके। बोरियां खरीदी गई, प्लास्टिक खरीदा गया, उन तमाम चीजों से मार्केट से वो सारा सामान उन्हें मिल चुका था, जिसके बाद उन्हें मर्डर करना था। अब इसके बाद किडनैपिंग की जाती है। किडनैपिंग करने के बाद उसे कमरे में लेके आया जाता है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारे साथ कौन कौन लोग हैं, उनका नाम बताओ, उनका एड्रेस बताओ। तो बताता है कुछ नाम। कृष्णा कहता है विनोद दास, रथिन सिंह, राजकुमार, घोष और मिंटू। ये जो 4-5 लड़कों के मैंने आपको नाम बताए, ये 4-5 लड़के दोस्त थे। इन्हें भी बुलाया जाता है और एक एक कर इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश होती है। नाम बताने के लगभग 72 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। किसे? रतन और विनोद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 31 अक्टूबर आते आते तक घोष को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और विशाल, विप्लव और मिंटू अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर थे। विशाल और विप्लव ये तो 2 मेन अक्यूज थे जो उस गाड़ी में बैठे थे, और जो मिंटू है ये इस खास कैरेक्टर है। बाकी सारे साथी गिरफ्तार हो चुके थे, 3 बचे हुए थे। अब यहां पर जब चीजें शुरू होती हैं, जिस तरीके से वनिता ने आपको घोष का नाम बताया था, तो घोष से जब पूछा जाता है कि जरा बताओ कि तुमने मर्डर क्यों किया। आप सोचिए, जो घोष का जो बयान है मैं आपको बिल्कुल हुबहू पढ़ के बताता हूं कि उसने बोला क्या था। विशाल ने मुझे एक काम करने के लिए कहा और रात में बुलाया था।
2:30 बजे जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो खून से सनी एक बोरी मुझे थमा दी गई। मैंने पूछा इसमें क्या है, लेकिन किसी ने बताया नहीं। उस वक्त कमरे में 8 लोग मौजूद थे। अब इसके बाद उससे आदेश मिल चुका था कि इस बोरी को उठाकर तालाब के पास फेंक दो। अब यहां पर जब काम चल ही रहा था, क्योंकि जो 3 अक्यूज थे, जो 3 मेन अक्यूज थे, वो भागे भागे फिर रहे थे, तो किसी तरीके से मुखबिर के जरिए पुलिस को मिंटू हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस के हाथे मिंटू लग चुका होता है। अब क्योंकि जो सारे लोग जो पकड़े जा रहे थे ये अपराधी थे, अब कोई ऐसा उस बंद कमरे के अंदर कोई ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं मिल पा रहा था। तो जो मिंटू जब पकड़ा जाता है, पुलिस उसे अच्छे तरीके से बताती है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम्हारी सजा हम कम करवाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मिंटू सरकारी गवाह बन जाता है और बताता है कि उस कमरे के अंदर किन किन लोगों ने क्या क्या काम किया और किस वजह से किया, गुस्से में क्या क्या चीजें हुई। वो एक ऐसी आंखों के जरिए जो उसने देखा, उसने पुलिस को हूबहू हर एक चीज बताई, जो पुलिस ने बाद में फॉरेंसिक के जरिए तमाम तरीकों से उसे तस्दीक की। और उसी की बदौलत, मिंटू के बदौलत, तमाम जगहों से, तालाबों से, नालियों से बॉडी पार्ट्स को बरामद किया गया। उस बॉडी पार्ट्स के डीएनए को मैच किया गया। लाश मिल चुकी थी, लाश का डीएनए भी मैच हो चुका था। अब जो मिंटू है वो सरकारी गवाह बनकर उसने बहुत सारी चीजें पुलिस को बताई। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल कि मिंटू साथ क्यों दे रहा था इन लोगों का। तो मिंटू ने कहा कि सर देखिए, मुझे अपनी बेटी के बर्थडे जो था उसे सेलिब्रेट करना था और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने विशाल को कहा तो विशाल ने कहा कि ठीक है, तुम हमारा काम करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुझे 5,000 रुपये मिले। महज 5,000 रुपये के लिए एक अपनी बेटी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसने एक लाश को ठिकाने लगाया, मदद की अपने दोस्तों की, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। और उसके बाद जैसे ही 5,000 रुपये मिलते हैं वो वहाँ से निकलता है और अपनी बेटी की बर्थडे पे जाकर खर्च कर देता है। अब ये जो सारी जो चीज़ें हैं, जो मिंटू आगे ये भी बताता है कि सर देखिए, जब उसे लेके आया गया तो उसके फ़ोन से जितने भी फोटोग्राफ्स वीडियोस थे, उस सारे फोटो वीडियोस को उसने अपने फ़ोन पे लिया विशाल ने। और एक एक फोटो और वीडियो को देखकर वो तिलमिला रहा था, गुस्से से पागल हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड जिससे वो मोहब्बत करता था वो किसी और की बाहों में कैसे जा सकती है, किस तरीके से फोटो और वीडियो खींच सकती है। और इसी गुस्से की वजह से सर काटने के बाद वो उसे थप्पड़ मारते रहा। उसे ये लग रहा था कि वही चेहरा है जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाला था। और इसी गुस्से की वजह से जो तमाम लोग उस कमरे में मौजूद थे, सब डर से, सबको डर लग रहा था विशाल से, लेकिन सब ने विशाल का साथ दिया। और यहां तक कि जब बात आगे बढ़ती है तो विशाल इस कटे हुए सिर को लेकर कहता है कि अब मैं इस कटे हुए सिर को बेचकर 25 लाख रुपए कमाऊंगा। अब पता नहीं ऐसा कौन सा शख्स था जो इस कटे हुए सिर के 25 लाख रुपए देने वाला था। फिलहाल के लिए जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो जो परिवार है वो तो अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढ ही रहा था यहाँ से वहाँ। लेकिन जब पुलिस जब छानबीन करती है तो इस पूरी कवायद में पूरे 2020 का साल खत्म हो जाता है। अब जो बारी थी कि चार्जशीट जब दाखिल की जाती है कोर्ट में इन सारे अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। जब ये जो विशाल है, सारे अपराधी पकड़े जाते हैं, सबको कोर्ट में पेश किया जाता है। अब प्रियंका को कटघरे में सामने बुलाया जाता है। प्रियंका विशाल को देखकर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसे डर लगता है, वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाती है। लेकिन वकील और पुलिस की मदद से वो कटघरे में जैसी पहुंचती है, जज साहब कहते हैं कि डरो मत, जो है बिल्कुल सच सच बताओ कि क्या क्या चीजें थी। प्रियंका कहानी बताती है। आपने जो कहानी वर्णिता से सुनी, प्रियंका ने कहानी बताई कि वो एक साथ ट्यूशन पढ़ने जाते थे। ट्यूशन पढ़ते पढ़ते एक दूसरे के करीब आ चुके थे, बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थीं। लेकिन सरस्वती पूजा के दिन जब वो साड़ी पहनकर ट्यूशन गई तो वहाँ पर उसे प्रपोज किया गया। अब प्रपोज करने के बाद जब उसने कहा कि ठीक है हम एक रिलेशन में आ सकते हैं, लेकिन 2016 आते आते वो जेल जा चुका था। जब वो जेल से बाहर आया 2020 में, तब क्योंकि जो मैं जहाँ रहती थी उसके बगल के घर के में ही उसकी दादी भी रहा करती थी। दादी
की जो दो बेटी थी पाखी, उसने मुझे कहा कि जो मेरा भाई है वो पुलिस में भर्ती हो चुका है, तुम मेरे भाई से शादी कर लो। जब उस घर पर वो जाती है वो मना कर देती है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारा भाई जेल में जा चुका है, पुलिस में वो भर्ती हो या ना हो, लेकिन मैं अब दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में हूं, मैं अब उससे शादी करने वाली हूं, तो कृपया करके मेरी जिंदगी में आप दोबारा मत आइए। अब पाखी उसकी अच्छी दोस्त थी, जो बहन थी। पाखी बोलती कोई बात नहीं, वो लोग चले जाते हैं, यहाँ मान मनोवल का जो दौर था वो चलता रहता है। लेकिन पाखी फिर एक रोज दोबारा से प्रियंका को अपने घर पर बुलाती है। अब इस बार जो भाई था विशाल, उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसके साथ गलत काम करता है, और ये सारा गलत काम जो पाखी, जो उसकी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड थी, वो वीडियो बनाती है अपने ही दोस्त प्रियंका का, जब उसके जिस्म को नोचा जा रहा था, उसके साथ गलत काम किया जा रहा था। अब इतना बोलते ही वो कोर्ट में फफक फफक कर रोना शुरू कर देती है, घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि जज साहब, इस विशाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने मेरे मंगेतर, मेरे होने वाले पति को भी इतनी दर्दनाक मौत दी है। अब यहां पर जो सरकारी वकील थे वो ये कहते हैं कि देखिए सर, क्योंकि ये जो लड़के हैं, जो सारे के लड़के, इनकी उम्र बहुत कम है, इनके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, इन्हें कम सजा मिलनी चाहिए। और जो सरकारी गवाह जो मिंटू को बनाया गया है, जो एक ही चश्मदीद गवाह है, उसी के आधार पर हम कैसे मान लें कि इन लड़कों ने सारा काम किया हो। तब जाकर जो पुलिस की तरफ से जो वकील थे, जो परिवार की तरफ से वकील थे, वो ये कहते हैं कि सर, अगर मान भी लेते हैं कि चश्मदीद जो सरकारी गवाह है वो अगर झूठ बोल रहा है, तो दुकानदार जहां से चॉपर खरीदा गया, जहां से नायलॉन की रस्सियां ली गई, और जो 132 गवाह जो वहां पर थे, हर कोई झूठ तो नहीं बोल सकता है। इसके बाद फैसला आता है। फैसले में जो जज शिवशंकर घोष अपने जजमेंट में क्या कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कुछ लोग अपने रिश्ते या इच्छाओं से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि जब वो छूटने लगते हैं तो उसे अपने आत्मसम्मान पर हमला मानते हैं। यह मामला एक लव ट्रायंगल का है, जिसमें एक युवक की जिंदगी टुकड़ों में काट दी गई। विष्णु को किडनैप कर उसका मर्डर किया गया, फिर लाश के टुकड़े किए गए और घोष रात के 2:30 बजे टुकड़ों से भरी बोरी को तालाब में फेंका। इसे 7 साल की सजा सुनाई जाती है। विशाल समेत 7 आरोपियों को इसमें बराबर का भागीदार माना जाता है। मुख्य आरोपी विशाल ने किडनैपिंग की, हत्या और उसकी प्लानिंग भी की। इस तरह की मानसिकता वाले इंसान को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। 2021 में, 2020 का वाकया था, 2021 में फैसला सुनाया जाता है। लेकिन आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो विशाल दास, विप्लव, रथिन सिंह, कृष्णा मंडल, विनोद दास, रतन बापरी और राजकुमार, अभी भी इन्हें फांसी की सजा नहीं मिली है, क्योंकि इन जाहिलों ने कोलकाता के हाई कोर्ट में जाकर दलील दिए कि माए बाप हमें बचा लिया जाए, क्योंकि हमने एक इंसान को टुकड़ों में भले ही काटा हो, लेकिन हमें फांसी की सजा ना मिले, हमें जेल में रहने की सजा जरूर मिल जाए। फिलहाल के लिए ये कोलकाता हाई कोर्ट में ये पूरा केस पेंडिंग है, लेकिन निचली अदालत ने फांसी की सजा इन्हें मुकर्रर की थी। लेकिन बावजूद इसके इतने क्रूर तरीके से, इतने भयानक तरीके से मौत देने के बाद और इस किडनैपिंग करने के बाद, लाश के नरमुंड के साथ फुटबॉल खेलने तक, लाश के टुकड़ों को काटना और उस कमरे में बिखेर देना, उसके बावजूद साइकिल में नरमुंड को लेकर मोहल्ले में घूमना, उसके बावजूद भी ये आज भी जिंदा हैं, सलाखों के पीछे है। इन्हें उम्मीद है कि जो कोर्ट है इन्हें फांसी की सजा से फ्री कर देगी, इन्हें छोड़ देगी और फिर से जेल में एक आजादी की सांस ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए डिकोडिंग क्राइम के जरिए और खास तौर पे इस केस स्टडी के जरिए हम आपको ये बताना चाहते थे कि जो अपराधी चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस उन तक पहुंच जाती है और कोर्ट में वो चाहे जितनी भरसक कोशिश कर ले बचने की, लेकिन जो सबूत, जो गवाह चाहे झूठ नहीं बोलते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि मौत, झूठ और जो ये षड्यंत्र कभी आपसे झूठ नहीं बोलते हैं, ना ही वो छुट्टी लेते हैं। और इस पूरे केस में जिस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, जिस तरीके से मौत दी गई और जिस तरीके से
कोर्ट में झूठ बोलने की जो कोशिश हुई, उन तमाम तरीकों पर विराम लगा और निचली अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी केस स्टडीज हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे साथ साझा करें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसी कौन सी स्टोरीज आप सुनना या समझना चाहते हैं। हम उसको स्टोरीज को उठाएंगे और आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे।